23 मार्च 1931 को रात के 7:33 पर तीन नौजवान फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। न उनके हाथ कांप रहे थे, न आंखें डरी हुई थी। उनके होठों पर बस एक गीत गुनगुना रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। उस रात जो 3 दीपक बुझे थे, उनकी रोशनी आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। लेकिन ये कहानी उस फांसी से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक खेत से, एक बच्चे से और एक सवाल से जो उसने बचपन में ही पूछ लिया था। अंग्रेज हमारी जमीन पर, हम पर राज क्यों करते हैं? 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन ये उनके परिवार के लिए कोई साधारण जन्म नहीं था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा हुए। वो दोनों अंग्रेज सरकार के खिलाफ गिरफ्तार हुए थे। तब दादी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, ये तो भाग्य वाला आया है, और इसीलिए उनका नाम भगत रखा गया। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। इनके परिवार में आर्य समाज की विचारधारा को प्रबल समर्थन था। देशभक्ति की बातें रोजाना रोटी की तरह परोसी जाती थी। बचपन से ही भगत ने देखा उनके घर के आदमी जेल जाते हैं और गर्व से जाते हैं। एक बार छोटा भगत अपने खेत में बैठकर गड्ढा खोद रहा था। पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? भगत ने मासूमियत से जवाब दिया, बंदूक बो रहा हूँ, जब उगेगी तो अंग्रेजों को भगा देगी। तब उनके पिता की आंखें गर्व से भर आई। भगत सिंह लाहौर के DAV हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो पढ़ाई में तेज थे, सवाल करने में उससे भी ज्यादा तेज थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग। अमृतसर में निहत्थे लोग, बच्चे, बुजुर्ग और औरतें एक बाग में बैठे थे। बैसाखी का त्योहार था और जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 379 मौतों को ही आधिकारिक मौत माना। बाग में एक कुआं था जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूद पड़े। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। जब भगत सिंह को यह खबर मिली तो वो केवल 12 साल के थे। उन्होंने घर वालों से छुपकर अमृतसर जाने वाली ट्रेन पकड़ी और जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक शीशी में भरकर घर ले आए। वो मिट्टी उन्होंने जिंदगी भर संभाल के रखी। यही वो पल था जब भगत सिंह का बचपन समाप्त हुआ और एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ। इसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा। पूरा देश जोश में था। भगत सिंह भी उस आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ा और लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। लेकिन फिर फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और फिर गांधी जी ने पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह को यह फैसला समझ नहीं आया। उनके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में अहिंसा से आज़ादी मिलेगी या हमें और कुछ करना होगा? और यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी विचारधारा बन गया। नेशनल कॉलेज में भगत सिंह का एक अलग ही रूप था। वो नाटकों में हिस्सा लेते थे, देशभक्ति के नाटक खुद लिखते थे। उनके दोस्त अक्सर कहते थे, या तो ये बहुत बड़ा नेता बनेगा या फिर बहुत बड़ा शायर बनेगा। लेकिन उसी समय उन पर घर से दबाव बढ़ रहा था। 1923 में परिवार ने तय किया कि भगत की शादी होगी। भगत ने मना कर दिया, लेकिन परिवार नहीं माना। इसलिए भगत ने एक रात घर पर एक चिट्ठी छोड़ी और लाहौर छोड़ दिया। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरी जिंदगी आज़ादी के महान उद्देश्य को समर्पित है, इसलिए मेरा किसी आकर्षण में पड़ना संभव नहीं। वो रात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एक नौजवान घर छोड़कर निकला और क्रांति की तरफ चल दिया। भगत सिंह लाहौर से भागकर कानपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई, जो एक पत्रकार, विचारक और एक महान क्रांतिकारी थे और प्रताप नामक एक साप्ताहिक पत्रिका चलाया करते थे। भगत सिंह ने उनके साथ काम करना शुरू किया और बलवंत नाम से लेख लिखने लगे। उनके लेख पढ़कर लोग सोचते थे ये कोई पुराना अनुभवी पत्रकार है। कोई नहीं जानता था कि लिखने वाला एक 16-17 साल का लड़का है। यही उनकी मुलाकात बंगाल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लोगों से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से और एक महान इंसान चंद्रशेखर आज़ाद से हुई, जिन्होंने भगत सिंह की जिंदगी बदल दी। आज़ाद और भगत सिंह दो अलग स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन दोनों का सपना एक था। आज़ाद कम बोलते थे, ज़्यादा करते थे, लेकिन भगत सोचते भी थे, बोलते भी थे और करते भी थे। आज़ाद ने एक बार कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। भगत सिंह ने इस दोस्ती में सिर्फ हथियार नहीं सीखे, उन्होंने मार्क्स और लेनिन को भी पढ़ा। उन्होंने समझा आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, गरीबी, शोषण और असमानता से भी चाहिए।
इसी दौरान भगत सिंह ने अकाली दल और कीर्ति किसान पार्टी से नाता जोड़ा। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और कीर्ति मैगजीन में लेखन का कार्य भी किया और एक साथ पत्रकार, विचारक, संगठनकर्ता और क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। काकोरी कांड 1925। एचआरए के क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था, जिससे अंग्रेज सरकार बौखला गई, जिससे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। 1927 में अंग्रेजों ने काकोरी कांड का बहाना बनाया और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी झूठी थी। भगत सिंह उस समय काकोरी में थे ही नहीं, लेकिन अंग्रेजों को एक बहाना चाहिए था। कुछ हफ्तों बाद भगत सिंह जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन भगत सिंह जानते थे अब यह खेल और तेज होगा। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। सोशलिस्ट शब्द जोड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब था हम सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते, हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं जहां किसान और मजदूरों का शोषण ना हो। और उसी साल भारत आया साइमन कमीशन, जिसमें 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय नहीं था और वो भारत का संविधान बनाने आए थे, भारतीयों के बिना। पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में लाजपत राय ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें अंग्रेज पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। लालाजी की छाती पर लाठियां पड़ी। भीड़ के सामने एक वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता जमीन पर पड़े थे और उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी राज में ताबूत की खील है। और 17 नवंबर 1928 को लाजपत राय का निधन हो गया और भगत सिंह की आंखें गुस्से से भर आई। इसके बाद एचएसआरए ने फैसला लिया कि स्कॉट को मारना है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इंतजार कर रहे थे। एक अफसर बाहर निकला और गोली चल गई, लेकिन ये स्कॉट नहीं था, ये था जेपी सॉन्डर्स। एक गलत पहचान और बड़ी घटना। भगत सिंह ने पछतावा किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। एचएसआरए ने पोस्टर लगाए कि लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया है। इसके बाद जब पुलिस उन्हें खोज रही थी तो उन्हें लाहौर से निकलना था, लेकिन कैसे? भगत सिंह ने सिख होते हुए भी अपनी दाढ़ी कटवाई, बाल छोटे किए और अंग्रेजों का सूट पहनकर टोपी लगाई। भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनी और सुखदेव उनके दास बने। तीनों ने लाहौर स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। पुलिस आंखें फाड़कर देखती रही और क्रांतिकारी उनकी आंखों के सामने से निकल गए। ये भेष सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उनके दिमाग की जीत थी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने वाला था, जो मजदूरों और आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए बना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गैलरी में बैठे थे। जैसे ही बिल पेश हुआ, उन्होंने 2 बम फेंके, लेकिन खाली जगह पर, ताकि किसी को चोट ना लगे। उनका किसी की हत्या का इरादा नहीं था। उन्होंने बम के साथ पर्चे भी फेंके, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। चाहते तो वो दोनों इसके बाद भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह और दत्त ने इसके बाद भागने की कोशिश नहीं की। दोनों वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने यह तय किया था कि अदालत ही उनका मंच बनेगी। अदालत में उनके ही 3 साथी सरकारी गवाह बन गए, फणींद्रनाथ घोष, हंसराज बोहरा और जय गोपाल। वो खुद एचएसआरए के सदस्य थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें माफी का लालच दिया, जिससे उन्होंने अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। भगत सिंह ने अदालत में कहा, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, फर्क को समझिए। इसके बाद जज ने पूछा, क्रांतिकारी का क्या मतलब है? भगत सिंह ने जवाब दिया, क्रांति का मतलब तलवार की धार नहीं है, क्रांति का मतलब अन्याय को जड़ से उखाड़ना है। इसके बाद उनको मियांवाली जेल भेजा गया, जहां भारतीय और यूरोपीय कैदियों में भेदभाव किया जाता था। यूरोपीय कैदियों को अच्छा खाना और भारतीयों को सड़ा खाना दिया जाता था। भारतीयों को शौच आदि की बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। भगत सिंह ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा और 116 दिन लंबी भूख हड़ताल रखकर इतिहास रच दिया। सरकार द्वारा जबरदस्ती नाक में खाना डालने की कोशिश की गई। क्रांतिकारियों के आगे पानी की जगह दूध परोसा गया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उनके साथी जितेंद्र नाथ दास भूख हड़ताल के दौरान 63वें दिन शहीद हो गए। पूरा देश रो पड़ा। जवाहरलाल नेहरू भी क्रांतिकारियों से मिलने के लिए जेल पहुंचे और उन्होंने बाद में लिखा, मैंने उस जेल में जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबका शरीर हड्डियों का एक ढांचा था, लेकिन आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक थी। 5 अक्टूबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू और सरकार के आश्वासन पर सभी ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। जेल में भगत सिंह की दिनचर्या सबको हैरान करती थी। वो सुबह जल्दी उठते, व्यायाम करते और उसके बाद घंटों पढ़ते रहते थे। उन्होंने जेल में मार्क्स, लेनिन, बुकनिन, ट्रोत्स्की, डार्विन और रसल जैसे विद्वानों को पढ़ा था। जेल अधिकारी भी हैरान थे, ये आदमी फांसी चढ़ने वाला है और अभी भी किताबें पढ़ रहा है। भगत सिंह ने जेल में मैं नास्तिक क्यों हूँ ये रचना लिखी थी।
यह निबंध आज भी भारत के सबसे शक्तिशाली दार्शनिक लेखों में गिना जाता है। 22 मार्च 1931 की रात जेल अधिकारी भगत सिंह के पास आई और कहा, कल सुबह तुम्हारी फांसी है। भगत सिंह ने कहा, ठीक है, पहले मुझे एक पन्ना पढ़ लेने दो। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने किताब बंद की, ऊपर देखा और कहा, चलो। पूरे देश में माहौल था, लाखों लोग सड़कों पर थे। भगत सिंह को फांसी मत दो। कराची अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी भी वहीं पर थे। उन पे आरोप लगा, आपने लॉर्ड इरविन से बात की, क्या आपने भगत सिंह की फांसी रोकने की कोशिश नहीं की? गांधी जी ने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन हिंसा का रास्ता गलत है। सबको लगता था गांधी जी अगर थोड़ी भी कोशिश करते तो शायद भगत सिंह बच जाते। भगत सिंह के समर्थकों ने कराची में गांधी जी का काले झंडों से स्वागत किया। यह भारत का सबसे दर्दनाक विभाजन था। दो देशभक्त, एक लक्ष्य से अलग अलग रास्ते। ब्रिटिश सरकार ने एक और चाल चली। फांसी 24 मार्च को तय हुई थी, लेकिन देशव्यापी विरोध के डर से एक दिन पहले यानी कि 23 मार्च को ही दे दी गई, वो भी रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए, चुपचाप। शाम को 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों फांसी के तख्ते पर खड़े थे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तीनों के होठों पर एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और फिर तख्ता हटा और हमारे तीनों दीपक बुझ गए, लेकिन जो रोशनी फैली उसने इस देश को आज़ादी दिलाई और आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। अंग्रेजों ने उनके शवों को उनके परिवारों को नहीं लौटाया, बल्कि रात के अंधेरे में उनके परिवार वालों को बताए बिना उनके शवों को सतलज नदी के किनारे जला दिया। दोस्तों, फांसी के समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। 23 साल में उन्होंने पत्रकारिता की, संगठन बनाए, जेल गए, भूख हड़ताल की और मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ गए। एक बार उन्होंने लिखा था, प्रेमी, पागल और कवि तीनों एक ही मिट्टी के बने होते हैं। मुझे नहीं पता मैं इनमें से क्या हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो भी हूँ इस देश के लिए हूँ। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर किया, अगर आपको लगा कि ये कहानी सिर्फ आपको नहीं हर हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए, तो बस लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये कहानी आगे पहुँचानी है। शेयर कीजिए ऐसे दोस्त को जिसे भगत सिंह की असली कहानी नहीं पता। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसे और भी देशभक्त हैं जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में दब गई हैं। और कमेंट में लिखिए, इनकलाब जिंदाबाद। बस इतना काफ़ी है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस नौजवान को सलाम हैं जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और महानायक क्रांतिकारी के साथ, एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।